हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसे लिखा है J.L. कॉलिंस ने। दोस्तों, J.L. कॉलिंस की बेटी ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की और वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्टार्ट करने वाली थी, यानी कि उनकी जॉब की लाइफ शुरू होने वाली थी, तो ऑथर ने उनसे पूछा कि बेटा, अब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, तो आपको पता है कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑथर उनको फाइनेंशियली लिटरेसी सिखाना चाहते थे, यानी कि वित्तीय साक्षरता सिखाना चाहते थे। ऑथर की बेटी ने उनसे कहा कि डैड, मैं जानती हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के पीछे परेशान रहूँ, मुझे और भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो अब इसमें ऑथर को ये लगा कि यार, अगर इनके पास फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं होगी, अगर ये पैसे को मैनेज करना नहीं सीख पाएंगी, तो आगे जाके इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो उसमें से कितना पैसा बचा पाते हैं और कितने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ये बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तो ऑथर के दिमाग में एक विचार आया एक बुक लिखने का। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा द सिंपल पाथ टू वेल्थ, और इस बुक में उन्होंने वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में सिखाई, जिसमें कि एक आम इंसान भी इस बुक को पढ़ के अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आरंभ कर सकता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये वो स्थिति होती है, यानी कि जब आपको अपने खर्चों के लिए सोचना ना पड़े, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो एसेट है, वो आपको इतना पैसा दे दें कि जब आपके खर्चे उससे पूरे हो जाएं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, यानी कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे काम नहीं करना होता। फाइनेंशियली फ्री करने का मतलब ये होता है कि आपको अपने डेली के खर्चों को चलाने के लिए नौकरी ना करनी पड़े, बल्कि आप वो काम कर पाओ जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो, जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों, चलते हैं इस बुक की ओर कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कैसे आप भी अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में ऑथर ने इस बुक में सिखाया है। ऑथर कहते हैं कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ जाते हो, तो आपको दो फेज़ का सामना करना पड़ता है। दो फेज़ आपकी लाइफ में आते हैं। सबसे पहला फेज़ जो है वो है वेल्थ एक्युमुलेशन के फेज़, यानी कि इसमें आपको वेल्थ इकट्ठी करनी होती है, आपको पैसा इकट्ठा करना होता है। इतना पैसा इकट्ठा करना होता है ताकि भविष्य में वहाँ से इंटरेस्ट के रूप में, और जो डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, यानी कि पैसिव इनकम वहाँ से आपकी इतनी आ जाए कि जिससे आपको अपने खर्चों की चिंता ना करनी पड़े। तो सबसे पहला फेज़ होता है एक्युमुलेशन, जहाँ पे आपको पैसे को इकट्ठा करना है, और दूसरा फेज़ होता है वेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी कि उस पैसा जो आपके पास है, अब उस पैसे को प्रिजर्व करना है। अब आपको उस पैसे के साथ में अब क्या करना है, आगे कैसे उस पैसे को आपको मैनेज करना है, कैसे वहाँ से आपको पैसा निकालना है और भी आगे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो वो सारा जो फेज़ है वो है वेल्थ प्रिजर्वेशन का फेज़। अब दोस्तों, जब पहले बात आती है वेल्थ एक्युमुलेशन की, जब पैसे इकट्ठे करने की बात आती है, तो हम सब जानते हैं कि पैसा इकट्ठा करना इतना आसान भी नहीं है, और कहा जाए तो आसान भी है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पैसे इकट्ठे करने का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है डेट। यानी कि ऑथर कहते हैं कि डेट इज़ नॉट नॉर्मल, यानी कि डेट नॉर्मल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कर्ज एक सामान्य सी बात है। हम सुनते भी हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार आजकल कौन सी बड़ी बात है, होम लोन, कार लोन, ये तो हर किसी के ऊपर होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऑथर कहते हैं ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। कर्ज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कभी अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप कर्ज लेके चलोगे, क्योंकि एक कर्ज को चुकाने के लिए आप दूसरा लोगे, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोगे, फिर चौथा लोगे, और ये आपकी श्रृंखला लंबी चलती रहेगी। आप इस ट्रैप में फंस जाओगे, वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आजकल हमने देखा है कि जिन चीज़ों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कर्ज पर ले लेते हैं। यानी कि कोई भी महंगी चीज़ है, हम उसको किस्तों में बांध देते हैं कि यार 24 किस्तें, 18 किस्तें या 12 किस्तें हम दे देंगे और इसको हम अपना बना लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि हम उसमें हैवी इंटरेस्ट हम उसमें पे कर रहे होते हैं, और तो और हम अपनी इनकम जो है उतनी कम कर देते हैं। यानी कि हर महीने अगर हमारी 5,000 की EMI हो गई, तो आप सोचो आपकी जो इनकम है अगले 24 महीने की, अगर आपकी किस्त है, तो आपके अगले 24 महीने तक जो EMI है वो 5,000 रुपये जा रही है, तो आपकी जो 5,000 रुपये कम आपकी इनकम हो गई। अब आपको सारा उसी में मैनेज करना है, आपको उसी में बचाना भी है आपको। और इसी तरीके से क्या होगा, हम एक चीज़ ले लेंगे, फिर हम दूसरी ले लेंगे, फिर हम तीसरी ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑथर कहते हैं कि लोन के जाल में आपको नहीं फंसना है, लोन से आपको बचने की ज़रूरत है। चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, जितनी जल्दी हो सके आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करना है, क्योंकि ये ऐसा एक ट्रैप है कि आप कब क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपनी फुल कर चुके होंगे और कब आप उसमें EMI का बर्डन डाल दोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। अब ये स्थिति तो थी कि आपको लोन से बचना है। अब अगर सपोज करो आपके पास पहले से लोन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है, ऑथर कहते हैं कि अपने सारे जो आपके लोन हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लो, जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन,
या फिर दूसरे भी जो भी लोन है आपके, क्रेडिट कार्ड का कर्ज है आपका, उसकी सबकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के आधार पे कि सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट किसका है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एक लिस्ट आपको बनानी है। जैसे सपोज करो पर्सनल लोन आपका 20% पे है, कार लोन आपका 10% पे है, होम लोन 9% पे है, एजुकेशन लोन आपका 8% पे है। तो इस तरीके से एक लिस्ट आपने बनाई। अब आप देखो सबसे हैवी इंटरेस्ट आप अपना किस चीज़ का पे कर रहे हो। अब जैसे हम देख पा रहे हैं पर्सनल लोन आपका 20% पे है, तो आपको क्या करना है, जिस लोन में सबसे हैवी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, सबसे पहले पूरी जान लगा दो उसको चुकाने में। पहले आपको उसको चुकाना है, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला आपको चुकाना है, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला, और फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला। इस तरीके से आपको एक लोन की अपनी लिस्ट बनानी है और इस तरीके से आपको वो चुकाना है। इसके बाद ऑथर कहते हैं जो आपको करना है वो ये है, अंडरस्टैंड मनी, यानी कि आपको पैसे को समझना है। देखो पैसे के बारे में हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं वो यही है कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, लेकिन ऑथर कहते हैं यहाँ आपको अपने माइंडसेट में थोड़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, पैसा जो ज़रूरी है आपका वो चीज़ें आप उसके खर्च करो। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम है, तो सारा का सारा आपको खर्च नहीं करना है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 के 50,000 आपको मंथ में खर्च नहीं करने हैं। आपको हमेशा इनकम से कम में आपको रहना सीखना है। अगर आप इनकम से कम में रहना सीख गए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तक पहुँचोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इनकम से बल्कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। यानी कि 30,000 अगर हमारी सैलरी आ रही है, 40,000 अगर हमारी सैलरी आ रही है, तो हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी किस्तें बांध देते हैं और हम 30,000 की बजाय महीने में 35,000 रुपये खर्च कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उसको चुकाने के लिए हमको फिर कोई लोन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इस ट्रैप में जो है वो नहीं फंसना है। तो आपको पैसों की थोड़ी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, पैसा आपका जो है वो बचाने के लिए। पैसा आपका बहुत अच्छा एक नौकर साबित हो सकता है अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे, अगर आप पैसा आपको कंट्रोल करने लग गया ना, कि आप पैसे के लिए बस सब कुछ करने लग गए, तो फिर मालिक बहुत बुरा साबित होता है पैसा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसे के प्रति अपने माइंडसेट को आपको जो है वो चेंज करना है। आपको इनकम से कम पे रहना सीखना है और जितनी हो सके अपने ओवर स्पेंडिंग को आपको रोकना है। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, हमारा पैसा इसलिए बचता ही नहीं है। ऑथर कहते हैं इसके बाद अब आपने ये सीख लिया। ऑथर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं कि माइक टायसन एक बॉक्सर, फेमस बॉक्सर, एक टाइम पे उनकी जो नेट वर्थ थी वो 300 मिलियन US डॉलर थी। लेकिन समय ऐसा आया उनकी लाइफ में कि उन्होंने बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल अपनी फॉलो की, बहुत ज़्यादा VIP खर्चा वो किया करते थे, मतलब महीने का उनका खर्चा बहुत ज़्यादा था। और एक समय ऐसा आया कि वो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो बैंकरप्ट की स्थिति में आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी उस पैसे को मैनेज ही नहीं किया। ये नहीं है कि जो पैसा आपका आया आपने सब खर्च कर दिया, बल्कि ऊपर से भी खर्च कर दिया। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इनकम से हमेशा कम पे रहना जो है आपको वो सीखना है। ऑथर कहते हैं कि आप जैसे अपनी हेल्थ की केयर करते हो, ऐसे ही आपको अपनी फाइनेंशियल केयर करनी है आपको अपनी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। और अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ऑथर कहते हैं कि मान लो आपके पास है 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए की एक कार खरीदते हो। अब वो ऑप्शन था आपके पास कि आप, ये अपॉर्चुनिटी थी कि उस 10 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट भी कर सकते थे मार्केट में। सपोज करो आपको वहाँ से अगर मान लिया 10% का भी इंटरेस्ट मिलता, तो एक साल में आपका जो इंटरेस्ट होता वो होता 1 लाख रुपए। अब अगले साल यानी कि 10 लाख आपका ये और 1 लाख इंटरेस्ट, यानी कि 11 लाख। तो यानी कि आपको वो कार अगले साल 11 लाख की पड़ी। उससे अगले साल अगर आप देखोगे तो 1 लाख का इंटरेस्ट और मिलता आपको, और वो 2 लाख हो जाता है इंटरेस्ट। तो 10 लाख आपका मूलधन, तो वो हो जाता आपका 12 लाख, यानी कि वो कार आपको दूसरे साल 12 लाख की पड़ी। इस तरह से अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो 10 लाख की आपकी कार, 10 लाख आपका 10 साल का इंटरेस्ट, 20 लाख की वो कार आपको पड़ी। और आपको पता है कार की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन वो आपकी घट रही है वैल्यू। आज जितनी महंगी आपने कार ली है, जरूरी नहीं 5 साल बाद आपको वो उतने की है, बल्कि 30%, 40%, यहाँ तक कि 50% तक भी उसके प्राइस अगले 5 साल में जो है वो गिर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तो इसको ऑथर कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना कि मैं जिस चीज़ के लिए जो चीज़ पे कर रहा हूँ, ये क्या मेरे को कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके दे सकती है, क्या मेरे को कुछ ऐसा ही पैसा क्रिएट करके दे सकता है, और कितना मेरे को ये दे सकता है। उसी के कंपैरिजन में देखूँ मैं कि क्या मेरा ये खर्च करना वो सही है या जो है वो नहीं है। तो हर चीज़ के लिए आपको ये जरूर करना है, और ओवर स्पेंडिंग पे आपको अपनी कंट्रोल करना है जितना हो सके। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, अब आपने पैसा बचाना सीख लिया, आप पैसे बचा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे आप बचा रहे हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है, अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट सीखनी है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा विकल्प है, और हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ने लंबे समय में लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स ही है वो मान लो कि लॉन्ग टर्म में 12 से लेकर 15% तक के रिटर्न इंडेक्स ने दिए। तो
ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि स्टॉक मार्केट को आपको समझने की ज़रूरत है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, ये आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। किसी के कहने पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है कि किसी ने आपको कहा फलाने स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दो और आप इन्वेस्ट कर दो। किसी के कहने पे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको खुद समझना है, सोचना है, रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको जो है वो इन्वेस्ट करना है। और अगर आप ज़्यादा टाइम मार्केट को नहीं देना चाहते तो ऑथर कहते हैं इसके लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है, जैसे सपोज करो हमारे इंडिया में है तो दो, हम अगर बात करें मेजर इंडेक्स इंडिया के, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज़ हैं और निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं। यानी कि वो 30 कंपनियां जो सेंसेक्स में हैं उनमें से काफ़ी सारी, या कह लो कि बहुत सारी कंपनियां या अधिकांश कंपनियां वो जो हैं वो निफ्टी 50 में भी जो हैं वो हैं कंपनियां। तो अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में पैसा लगाते हो तो एक तरह से आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा रहे हो। तो जो भी आप पैसा महीने में आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपका इंडेक्स में जो भी कंपनी का वेटेज है उस कंपनी में उसी प्रपोर्शन में आपका पैसा जमा होता है। तो इस तरीके से जैसी परफॉर्मेंस इंडेक्स की होगी वैसी परफॉर्मेंस आपकी होगी। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स इसका ध्यान रखता है। एक्चुअली जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है इंडेक्स उसको बाहर कर देता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है इंडेक्स उसको उस खराब कंपनी की जगह पे स्थान दे देता है। तो आपने देखा होगा पिछले 10 साल पहले, जरूरी नहीं है कि 10 साल पहले जो कंपनियां निफ्टी 50 का पार्ट थी आज भी वही कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, उसमें से कितनी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आज बाहर हो गई हैं और उनकी जगह पे दूसरी कंपनियां आ गई हैं। तो अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाया तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है। तो ये आपके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बढ़िया है कि आप एक इंडेक्स फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इस तरीके से ऑथर कहते हैं अगर आपको जानकारी है, कंपनी की अच्छी समझ है, अगर आप अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो। लेकिन किसी की रिकमेंडेशन में नहीं, किसी के टिप्स पे नहीं, कोई सोशल मीडिया में देख के या यूट्यूब पे देख के, न्यूज़ में देख के आप इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके आपको बिल्कुल सिंपल रखना है। आपको इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके बिल्कुल सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जो चीज़ें आपको समझ आती हैं आपको वही इन्वेस्ट करनी है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं आपको उनसे दूर रहना है। इसके अलावा ऑथर कहते हैं आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप जो है वो कैश भी अपने पास रख सकते हो। इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाई वो करोगे। जिन पैसों की आपको आने वाले कुछ सालों में ज़रूरत नहीं है, आने वाले सपोज करो कोई पैसा 5 साल 10 साल आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उन पैसों को होल्ड करके अपने रख सकते हो। किसमें? स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट अपना कर सकते हो। और बॉन्ड जो है बेसिकली एक सेफ्टी का, एक इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है जो सरकार जारी करती है। जब बेसिकली आप कह लो कि आप सरकार को कर्जा देते हो बेसिकली, और बदले में सरकार आपको ब्याज देती है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो आप वो खरीद सकते हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। या बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो हैं वो कुछ प्राइवेट कंपनीज भी वो करती हैं, बॉन्ड जारी करती हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो इस तरीके से। और कैश, आपको कुछ पैसा अपने पास आपको कैश भी रखना है, सारा का सारा पैसा आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑथर कहते हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज़रूरी है हमेशा के लिए। सपोज़ करो आपकी इनकम अगले 6 महीने 1 साल तक ना हो तो आपके पास इतना बैकअप जरूर होना चाहिए कि आपके जो खर्चे हैं वो आपके पूरे हो सकें, आपको उन खर्चों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ना तोड़ना पड़े बेसिकली, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप कैश हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स में हो गया, इंडेक्स फंड में हो गया, ये आपको इस तरीके से आपको अपने पैसे को मैनेज करना है। अब ये आपका था पहला फेज जो था वेल्थ एक्युमुलेशन का, यानी कि आपको यहाँ पे पैसे को एक्युमुलेट करना था, जितना ज़्यादा हो सके आपको पैसे को अपने पास इकट्ठा करना था। दूसरा जो फेज आता है वो है वेल्थ का प्रिजर्वेशन फेज। इसमें सबसे पहले तो आप ये जानो, आप ये डिसाइड करो पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, क्या कितना पैसा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको क्या करना है कि एनुअल एक्सपेंसेस जो आपकी हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपकी एनुअल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए हैं, उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो उसका जो अमाउंट आता है वो आता है 1 करोड़ रुपए। यानी कि 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। अब ऑथर कहते हैं कि आपको जो अपना पैसा है, अब आपने पैसा इकट्ठा तो किया, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अपना पैसा आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा बचाना भी शुरू कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे पैसे बचाना सीखा, इन्वेस्टमेंट सीखी। अब लेकिन लोग दूसरों के कहने पे वो कहते हैं मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों ने कहा कि फलाने स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दो तो आप वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हो, जबकि वो स्टॉक गलत होता है। वो जरूरी नहीं है कि किसी और के पर्पज से वो स्टॉक सही है तो वो आपके पर्पज से भी स्टॉक सही है, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान की रिस्क कैपेसिटी अलग है, हर इंसान का एज ग्रुप अलग है, हर इंसान की जो है वो माइंडसेट उसका अलग है, पेशेंस की जो कैपेसिटी है वो अलग है। तो आपको इन्वेस्टमेंट की हमेशा ध्यान रखनी है, आपको खुद के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी और के हिसाब से नहीं। मतलब कोई स्टॉक अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा है तो वो स्टॉक आपके लिए भी सही है, वो ऐसा जरूरी नहीं है।
अब सपोज करो मान लिया कि राधा कृष्ण दमानी जी हैं या विजय केडिया साहब हैं या बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं इंडिया में जो महान निवेशक हैं, उन्होंने जिस शेयर को खरीदा, जरूरी नहीं है वो शेयर आपके लिए सही है, क्योंकि उनकी रिस्क की जो क्षमता है वो अलग है और आपकी रिस्क की कैपेसिटी जो है वो अलग है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिहाज से कौन सा स्टॉक सही है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप बिल्कुल सिंपल रखो इसको, आप अपने आसपास देखो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, कौन सी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में इसकी कंपनी में उछाल आएगा और कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट इसका अच्छा है, पिछले कई सालों से कंपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी का जो है वो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है और इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर हैं। जब आप इनको चेक करोगे, हम टाइम टू टाइम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस तरीके से जब आप देखोगे एक अच्छी कंपनी ढूंढना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप देखो अपने आसपास, सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने आसपास देखो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके आसपास हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप लोग यूज़ करते हो और आपके जानने वाले यूज़ करते हैं, इवन आपकी सोसाइटी में आप देखते हो तो लोग यूज़ करते हैं, पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको लगता है इनकी डिमांड बढ़ेगी, वो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। आप देखो क्या वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको खुद देखनी है ये चीज़, तो सही जगह पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पे, टिप्स के बेस पे, रिकमेंडेशन में, रिलेटिव के कहने पे, किसी फ्रेंड के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑथर कहते हैं कि जब आपका पैसा ये इकट्ठा हो जाता है, सपोज करो 1 करोड़ रुपए आपने एक्यूमुलेट कर लिया जब फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए, अब आपको वहाँ पे क्या करना है कि सारा का सारा पैसा आपको निकाल के वो पैसा एकदम खा नहीं जाना है, तो वहाँ से हर साल 4% विड्रॉ करना है। ये जो गोल्डन रूल है, 4% मैजिक रूल इसको ऑथर कहते हैं, ये है 4% आपको हर साल वहाँ से विड्रॉ करना है, यानी कि 4 साल मतलब 4 लाख रुपए, जो आपकी एनुअल एक्सपेंसेस है 4 लाख रुपीज़, वो आपको वहाँ से हर साल मिलेगी अगर आप 4% 1 करोड़ का विड्रॉ करते हो तो। अब मान लो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 10% पर ईयर का रिटर्न दे रही है, मान लो सपोज करो, तो 10% में से 4% अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो 6% आपका वहाँ बच रहा है, वो 6% वापस मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है और वो आपके लिए और वेल्थ क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसी तहत चलना है, तो इस तरीके से आपको पैसे की कमी नहीं होगी और आपका पैसा भविष्य में धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऑथर ये कहते हैं इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो पैसा है आपका, आपको 4% के रूल का आपको वहाँ पे पालन करना है और ये पैसा आपका और ज़्यादा भविष्य में बढ़ता हुआ रहेगा। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है आपकी, वो टोटल डिपेंड इस बात पे है कि सेविंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेविंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट, कि आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। सेविंग, सपोज करो हमारे जो सेविंग अकाउंट है वो हमको कितने % का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 3%, 3.5%, कुछ तो 2.75 या 2.8 के आसपास भी होगा। तो आप सोचो कि जब मार्केट का जो हमारा, अगर हम सोसाइटी की बात करें, इकोनॉमी की, तो जो महंगाई की दर है वो 6 से लेकर 7% बढ़ रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट अपनी जो वेल्थ है उस पर ले रहे हैं 3% का, तो हम तो बल्कि अपने पैसे की वैल्यू को और कम कर रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है हमेशा, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक्टिव फंड में अगर इन्वेस्ट नहीं करना है, आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडेक्स फंड, सपोज करो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप मार्केट कैप के आधार पर 50 कंपनीज है। भारत को अगर बढ़ना है, इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, तो इन 50 कंपनीज को ऑटोमेटिक बढ़ना है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो बाहर अपने आप ही हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको खुद देखना है आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फिट बैठती है। तो दोस्तों, ये थी द सिंपल पाथ टू वेल्थ की बुक समरी, जिसे लिखा था J.L. कॉलिंस ने। दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल की बुक है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ऑथर ने समझाया है। आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा ये बुक पढ़ के, और आप ये कहोगे यार ये सिंपल सी चीज़ें अगर हम फॉलो कर लें तो क्या हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तक पहुंच सकते हैं? आप खुद अपने आप तक ये सवाल पूछोगे आप अपने आप से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।